गुड मॉर्निंग क्लास। भौतिकी के कक्षा 12वीं में अध्याय 2 में आज हम लोग देखेंगे समांतर प्लस संधारित्र, जिसमें क्या है आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति हो। पिछले क्लास में हमने जाना कि समांतर प्लस संधारित्र की धारिता क्या होती है, साथ ही साथ उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि उस समांतर प्लेट संधारित्र में क्या है, कुछ आंशिक रूप से के परावैद्युतांक के माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग क्या है चर्चा करने वाले हैं। ठीक, हम जानते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में क्या है के परावैद्युतांक के माध्यम रख दिया जाता है तो उसकी धारिता में क्या है एकाएक वृद्धि हो जाती है। अर्थात के परावैद्युतांक का माध्यम तब किया जाता है जब किसी संधारित्र में धारिता को बढ़ाया जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो धारिता के लिए सूत्र जो निकालेंगे वह क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है जो परावैद्युतांक पदार्थ है उसकी मोटाई वह पूरे समांतर प्लेट संधारित्र में ना होकर एक निश्चित मोटाई की होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखो, प्रश्न है आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे हम लोग, मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक, मान लो ए और बी, ये क्या है, ये ए है, ये बी है। ए और बी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। जैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र में था हूबहू वैसा ही है। ठीक, क्या किया गया है, मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इनके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम जिसकी मोटाई कितनी है, एक ये कौन सा है, ये क्या है, ये है के परावैद्युतांक का माध्यम जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ठीक, ये क्या है, के परावैद्युतांक का माध्यम। के परावैद्युतांक का माध्यम क्या होता है, माइका, ग्लास, कागज है ना, ये सब क्या है के परावैद्युतांक के माध्यम होते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है, मान लो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इनके बीच टी मोटाई का के परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया है। तो वायु परत की मोटाई होगी डी माइनस टी। अर्थात ये जो वायु परत है इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, इस वायु परत की जो मोटाई हो जाएगी वह कितनी होगी, इतना में हम लोग इतना को माइनस कर देंगे, अर्थात डी में टी को माइनस कर देंगे तो वायु परत की मोटाई निकल जाएगी डी माइनस टी। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं, मान लो प्लेट ए को, ये प्लेट ए है, इसको क्या है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। मान लो प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल में क्या है धन क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि बी का संबंध क्या है, पृथ्वी से है, अतः समस्त प्लस क्यू आवेश क्या है पृथ्वी में चला जाता है, शेष ऋण क्यू आवेश बचता है। ये क्या है, संधारित्र के सिद्धांत से हमने ये पढ़ा है।
तो सेकेंड पैराग्राफ में होगा, मान लो प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा बी के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन क्यू आवेश प्रेरित होता है। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है अतः समस्त धन क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, शेष ऋण क्यू आवेश धारिता पे संधारित्र पे बचता है। ठीक, अब देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये आप भी लिख लीजिएगा बुक देख के अच्छे से। ठीक, इतना थ्योरी आपको क्या है इसमें कंपलसरी लिखना होता है। ठीक, तो अब होगा, मान लो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो पता है हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, जहाँ पे ए क्या है, प्लेटों के बीच प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सिग्मा का वैल्यू हम लोग निकालिए। ये सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब जिस प्लेट में हम लोग आवेश देते हैं तो आवेश क्या है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो हम प्लेट में क्या है घनत्व निकालते हैं, आवेश घनत्व निकालते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने पिछले फॉर्मूले पता है, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यदि ई नॉट लेते हैं तो ये कितना आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, तो सिग्मा का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सिग्मा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा का मान यहाँ पे रख देते हैं, ये तो निकला हुआ है ना, तो सिग्मा का मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ये क्या निकल के आ गया हमारा, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु परत अर्थात इस सतह पे है ना, इस स्थान पे ये और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है उसे हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं परावैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। परावैद्युतांक के अंदर वैद्युतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग मान लेते हैं E। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 A, और चूंकि परावैद्युतांक का माध्यम K है तो ये हो जाएगा K। यही K का बस डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, इसमें वायु है तो वायु के में क्या लिखते हैं, K का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और यदि इसके में K परावैद्युतांक का माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 A इंटू K। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु परत में तथा K परावैद्युतांक के माध्यम में। ठीक, अब हम लोग निकालने वाले हैं A और B के बीच विभवांतर कितना है उसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है A और B के बीच विभवांतर A और B के बीच विभवांतर इज इक्वल टू कितना होता है, तीव्रता गुणित दूरी
तीव्रता बल विस्थापन कार्य हम लोग निकाले थे, विस्थापन कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। चूंकि बल कितना है, यहाँ पे तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो वही बल हो जाता है ना। तो बल तीव्रता हो जाएगा। तो तीव्रता यहाँ पे देखो एक है, दो तरह से है। एक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु परत में, और एक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परावैद्युतांक के अंदर। ठीक है, इसमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो निकाले हैं, तो एक हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, वायु परत में। ठीक है, तो वायु परत की मोटाई कितनी हो है, d माइनस टी, प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परावैद्युतांक के अंदर, तो के परावैद्युतांक की मोटाई कितनी है, t। तो अब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। वैल्यू कितना आया, ई नॉट का वैल्यू आया है हमारा q अपान एप्सिलॉन 0a इंटू डी माइनस टी, प्लस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक के अंदर आया है q अपान एप्सिलॉन 0a के इंटू टी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, तो अब जो कॉमन निकल रहा है उसे हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। कौन कौन सा निकल रहा है, q अपान एप्सिलॉन 0a इतना निकल रहा है, तो बचेगा क्या, d माइनस टी प्लस ये t अपान के, इतना क्या है कॉमन बच रहा है। ये क्या है, विभवांतर किसके बीच, a और b के बीच विभवांतर हमारा आया q अपान एप्सिलॉन a ब्रैकेट d माइनस टी प्लस t अपान के ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम लोग को पता है संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कितना होता है। संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है Cu इज इक्वल टू Q अपान V। तो हम लोग क्या है, इस फॉर्मूले में V का जो वैल्यू आया है उससे क्या है, पुट आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपान V का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, Q अपान एप्सिलॉन 0a इंटू डी माइनस टी प्लस t अपान के। ठीक है, तो यहाँ देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0a अपान, जो बचा है नीचे में उसे लिखते हैं d माइनस टी प्लस t अपान के। ठीक, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0a अपान डी, और देखो यहाँ दोनों में t है तो हम लोग क्या है, माइनस टी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो माइनस टी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस टी को निकाल दिए हैं। यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस टी को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। चूँकि यहाँ पे प्लस टी है तो यहाँ पे माइनस टी को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -1 अपान के। ठीक, तो ये आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब हमारे समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति हो। यही धारिता का सूत्र है, यही धारिता का सूत्र है। यहाँ पे आपको लिखना होगा मात्रक फैराड करके। ठीक है, आशा करता हूँ ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, एकदम इजी है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या है, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का हम लोग पूरा वर्णन कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। फिर निकालेंगे वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा के पर अवैधुतांक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद निकालना है ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, तो दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे प्लस दोनों तीव्रताओं ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए क्या है, हम लोग तीव्रता गुणित बीच की दूरी है ना, तो अर्थात विस्थापन। तो ये देखिए विस्थापन का वैल्यू हमारा T1 में d माइनस टी वायु परत की मोटाई और एक के परावर्तनांक की मोटाई, दोनों में वैल्यू को पुट आउट कर देंगे तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा। तो v का वैल्यू हम लोग संधारित्र के धारिता के फॉर्मूले में हम लोग पुट आउट करेंगे तो q से q क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला टर्म हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद बचेगा c इज इक्वल टू, जो बच रहा है उसको यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस टी है, इसको क्या है हम लोग कॉमन ले लिए हैं माइनस टी को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये प्लस टी है और हम लोग लिए हैं माइनस, तो ये क्या है -1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट को ध्यान रखिए, इस यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, ये किसका ब्रैकेट है, ये केवल टी का ही इसमें मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार क्या है, आंशिक रूप से के पर अवैधुतांक की उपस्थिति में समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता निकालते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ और संधारित्रों के क्या है धारिता को देख लेते हैं। एक होता है गोलीय संधारित्र की धारिता, वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई आर अपॉन ई आर ब्रैकेट में है ए बी अपॉन बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। और यदि वायु में है यह संधारित्र है ना, मतलब इनके बीच में क्या है वायु परत है, तो ई आर का वैल्यू हो जाता है 1। तो ये हो जाता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई आर की जगह में 1 लिख देना है, और ये ब्रैकेट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहाँ ए और बी क्या है, जो संधारित्र होते हैं उन गोलीय संधारित्र, तो प्रत्येक 2 संधारित्र होते हैं ऐसे डायग्राम में। ये क्या है पहले था सिलेबस में, अब इसको क्या है हटा दिया गया है। ठीक है, इसे हटा दिया गया है। कुछ इस प्रकार से संधारित्र रहता है, ये दोनों क्या है इस वायर से क्या है, इस छड़ से क्या है पृथक रहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल a होता है, इसका त्रिज्या इसका a होता है, इसका b, तो ये क्या है इनकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और यदि इनके बीच वायु है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसी प्रकार क्या है बेलनाकार संधारित्र की धारिता देख लेते हैं। इसकी धारिता होता है 2। इस प्रकार बेलनाकार संधारित्र की धारिता देखते हैं C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 ई आर अपॉन 2.303 log 10 b बाई a फैरड मीटर होता है। यदि यह वायु या निर्वात हो तो क्या होता है ई आर का वैल्यू 1, तो इस फॉर्मूले में ई आर का वैल्यू 1 लिख के क्या है जस्ट फॉर्मूला सेम लिखना है। ठीक, इसका मात्रक होता है फैरड मीटर, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ रहता है। ठीक, तो इस प्रकार ये पहले सिलेबस में था, अब ये सिलेबस से हट गया है, तो आपको कम से कम फॉर्मूला याद रखना होगा, बुक में ये दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उनके संयोजन, संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो हमने पहले भी कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि क्या है प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार क्या है संधारित्रों का भी संयोजन होता है। संधारित्र का संयोजन क्या है 2 प्रकार से होता है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संधारित्र के संयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, जब विद्युत परिपथ में हमें क्या है आवश्यक धारिता की संधारित्र नहीं मिल पाता, तो हम क्या है एक से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़कर क्या है उचित धारिता का संधारित्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अनेक संधारित्रों को जो आपस में जोड़कर एक उचित धारिता का संधारित्र निर्माण करते हैं। तो इस संधारित्र को हम लोग परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन।
तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र क्या है, श्रृंखला ऐसे आपस में जुड़ा गया रहता है, ठीक है ना। श्रेणी में एक दूसरे से रस्सी में बंधे हुए समान आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। और समांतर क्रम संधारित्र में क्या है, ये जो संधारित्र हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को कैसे होता है। तो हम लोग को पता है श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं श्रेणी में। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए तीनों संधारित्र है ना। ये मान लो संधारित्र का प्लेट ए, तो ये संधारित्र का प्लेट बी हो जाएगा, ये सी प्लेट हो जाएगा, तो ये डी प्लेट हो जाएगा, ये ई प्लेट हो जाएगा, तो ये ए प्लेट हो जाएगा, ठीक। तो क्या है चित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है, संधारित्रों को जोड़ा गया है। प्रत्येक संधारित्र के प्लेट को क्या है, प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को, ये क्या हो गया, एक संधारित्र इसका नाम ले लेते हैं C1, इसका नाम है C2 और इसका नाम है C3। अर्थात C1 क्या है, धारिता, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, ठीक। तो ये क्या है, तीन संधारित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला लिखना है कि चित्र में संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। जिसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध अगले संधारित्र के पहले प्लेट से तथा उस संधारित्र के अगले प्लेट का संबंध अगले संधारित्र के पहले प्लेट से किया गया है तथा इसी प्रकार क्रम में जोड़ा गया है तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध, ये अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट का संबंध क्या है, पृथ्वी से कर दिया गया है तथा पहले प्लेट को क्या है, प्लस क्यू आवेश के लिए वायर इसमें जोड़ा गया है, ठीक। एक बार और देखते हैं, बुक में अच्छे से दिया है, आप लोग बुक देख के लिखिएगा इसका थ्योरी। श्रेणी क्रम संयोजन को क्या है, हम लोग चित्र में प्रदर्शित किए हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से तथा अंतिम संधारित्र, ये क्या हो जाएगा, अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संबंध क्या है, पृथ्वी से कर दिया गया है तथा पहले संधारित्र को हम लोग क्या है, प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, जब संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या है, पहले संधारित्र के पहले प्लेट पे क्या है, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है तथा इस पे क्या है, बी के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पे क्या है, धन क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तो ये धन क्यू आवेश क्या होता है, यह इस प्लेट में चला जाता है क्योंकि इसका संबंध है दोनों के साथ, तो ये क्या है, सी प्लेट में चला जाता है। इसी प्रकार इसके निकटवर्ती तल पे क्या है, ऋण क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती तल पे धन क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इसका संबंध है इस संधारित्र के पहले प्लेट से है तो ये आवेश क्या है, इसमें चला जाता है और ये धनावेशित हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण आवेशित, ठीक, और ये हो जाएगा धन आवेशित। चूंकि इसका संबंध पृथ्वी से है तो समस्त धन क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार यह एक संधारित्र का निर्माण करता है। समझ में आया? देखिए लिखना है इसमें, मान लो पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण क्रिया द्वारा दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इसका संबंध अगले संधारित्र के पहले प्लेट से है अतः समस्त धन क्यू आवेश अगले संधारित्र के पहले प्लेट में चला जाता है तथा इसके दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल पे ऋण क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पे धन क्यू आवेश
प्रेरित हो जाता है और इस प्रकार से आवेशों का वितरण होते रहता है। चूंकि समस्त संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं, अतः इस प्रकार आवेशों का वितरण होते रहता है। चूंकि अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट का संबंध क्या है, पृथ्वी से होता है, तो समस्त धन Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, केवल ऋण Q आवेश ही बचता है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया, चित्र भी समझ में आ गया। तो इसको क्या है, यहाँ पे नोटेशन आपको लिखना है, क्या क्या किया गया है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। बुक देखकर लिखेंगे विद्यार्थी, गलत नहीं लिखेंगे। फिर देखिए हम लोग क्या है, चित्र में 3 संधारित्र को जोड़े हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। जो मैंने कहा उसको यहाँ पे आपको लिखना है 2 पैराग्राफ। चित्र का डायग्राम, चित्र का क्या है, वर्णन किस प्रकार से करेंगे उसको यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे चित्र में 3 संधारित्र, चित्र में 3 संधारित्र कौन कौन सा है, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या है, चित्र में 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है तथा इनका विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। इसका विभवांतर कितना है, V1, इसका विभवांतर है V2, इसका विभवांतर है V3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग परिणामी विभवांतर निकालते हैं। तो परिणामी विभवांतर आ जाएगा, तो परिणामी विभवांतर आ जाएगा V = V1 + V2 + V3। ठीक, तो हम लोग को पता है संधारित्र का फॉर्मूला C = Q/V। तो हम लोग क्या है, यहाँ से V का वैल्यू निकाल सकते हैं। V को इधर पक्षांतर कर देंगे तो V = हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग V1, V2, V3 का वैल्यू निकाल लेंगे। V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 हो जाएगा Q/C3। तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, हम लोग V1, V2 और V3 का वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा V = V1 का वैल्यू कितना है, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, V का हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग C का वैल्यू, Q तीनों में है तो Q को हम लोग क्या है यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो V = आ जाएगा Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या आ गया हमारा परिणामी विभवांतर। ठीक, अब हम लोग को पता है परिणामी विभवांतर में हम लोग का फॉर्मूला क्या है, V = Q/C। तो हम लोग V के जगह में इसका वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा Q/C ये हो जाएगा Q/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा
तो ये 1/c इज इक्वल टू आएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस प्रकार क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है, यह परिणामी धारिता का सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से क्या है, यह श्रेणी क्रम संधारित्र के धारिता का सूत्र है। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संधारित्र की धारिता का सूत्र।